के साथ बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर जीतन राम मांझी के आवास पर इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हुए हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है और बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी के आवास पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। सीट शेयरिंग को लेकर हलचल या यूं कहें कि कवायद इस वक्त एनडीए में सबसे तेज नजर आ रही है। सीटों को लेकर वो संख्या क्या होगी, जीतन राम मांझी से मिलने के लिए धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 15 से 20 सीटें जो हैं अगर उन्हें मिलती तो उनकी पार्टी को मान्यता मिल जाती और ऐसे में वो ये चाहते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर जो बातचीत है वो अब लगभग पूरी हो जाए। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जहां धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से ताबड़तोड़ एक दूसरे राजनीतिक जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं उनके साथ बातचीत का क्रम चलता हुआ और इसी कड़ी में इस वक्त पहुंचे हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान जीतन राम मांझी के आवास पर और मंत्रणा का दौर शुरू हो चुका है। सीट शेयरिंग जिसमें सबसे बड़ी पेच जो होती है वो कहते हैं कि सीटों की संख्या ही है, क्योंकि हर राजनीतिक दल की ये महत्वाकांक्षा होती है कि उसकी सीटों की संख्या बढ़ जाए, उसको ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिले। लेकिन आखिर वो क्या आधार हैं जिन आधारों पर ये तय होगा, फाइनल मोहर लगने से पहले धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से अब बातचीत जो है वो की जा रही है तमाम गठबंधन सहयोगी दलों के साथ। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त सीधे ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ रहे हैं। संजय, जीतन राम मांझी के आवास पर धर्मेंद्र प्रधान पहुंच चुके हैं। संजय। हेलो जी, बिल्कुल विभा अपना सवाल दोहराएंगे। संजय, धर्मेंद्र प्रधान पहुंच चुके हैं जीतन राम मांझी के आवास पर, बातचीत का क्रम शुरू हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल विभा, देखिए ये जीतन राम मांझी का सरकारी आवास है 2M स्टैंड रोड और यहाँ पर अभी से थोड़ी देर पहले धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुँचे हैं और जीतन राम मांझी खुद आए थे बाहर में, उन्होंने स्वागत किया और फिलहाल बंद कमरे में मंत्रणा चल रही है। रविवार का दिन, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के बड़े नेता पटना में मौजूद हैं और सीट शेयरिंग के मसले पर कई नेताओं से मुलाकात हुई है धर्मेंद्र प्रधान की, उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह और अब जो जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री उनके आवास पर ये मुलाकात चल रही है। इसी बंद कमरे में कैमरा पर्सन अगर दिखा पाएँ तो तीनों नेता जो बीजेपी के हैं वो मौजूद हैं और जीतन राम मांझी खुद, पहले जो कार्यक्रम तय हुआ था उसमें संतोष मांझी जो जीतन राम मांझी के पुत्र हैं उन्हें भी रहना था, लेकिन वो फिलहाल पटना से बाहर चले गए और जीतन राम मांझी की मुलाकात हो रही है। देखना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है। जैसा कि आपको पता होगा विभा, पहले भी जीतन राम मांझी ने कहा है कि उन्हें 2020 से ज़्यादा सीटें चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मैं भीख मांग रहा हूँ, लेकिन एनडीए के नेताओं को गौर करना चाहिए मेरी डिमांड पर और अधिक से अधिक सीटों पर मेरी पार्टी इस बार चुनाव लड़ना चाहती है। देखना होगा मंत्रणा के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है, लेकिन निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण मुलाकात बीजेपी के नेताओं और जीतन राम मांझी के बीच। विभा। बिल्कुल संजय, चूंकि जीतन राम मांझी ये कहते रहे हैं कि भाई मेरे लिए अपनी पार्टी के आधार के लिए, कार्यकर्ताओं के जोश को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है कि 15 से ज्यादा सीटें उन्हें मिल जाएं, तो क्या ये मानकर चला जाए कि अब वो फाइनल फिगर सामने होगा, उससे पहले ये आखिर दौर की बातचीत है? देखिए जाहिर सी बात है, आपको जैसा कि पता है चुनाव आयोग की टीम फिलहाल पटना में है और कभी भी चुनाव की रणभेड़ी बच सकती है, तो ऐसे में सीट शेयरिंग का मसला जितना जल्दी सुलझ जाए वो एनडीए के लिए भी बेहतर है और लगातार एक्टिव मोड में दिख रहे हैं बीजेपी के नेता हों या एनडीए के दूसरे नेता और लगातार मुलाकातों का दौर आज जारी है। उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह और अब जीतन राम मांझी, तो जितनी भी एलाइज पार्टियाँ हैं उनके प्रमुख नेताओं से बातचीत चल रही है, तो मसला कहीं ना कहीं जल्द सुलट लेने का है और जल्द से जल्द अगर समझौता हो जाता है तो जाहिर सी बात है अब चुनाव के लिए सभी प्रत्याशियों को मैदान में टिकट की दावेदारी होगी, तमाम जो दूसरी औपचारिकता हैं वो पूरी करेंगे एलाइज पार्टियां। तो ऐसे में ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण और कभी भी एनडीए के अंदर भी अब सीट शेयरिंग का मसला सुलझ जाएगा। पहले भी नेताओं ने कहा था कि नवरात्र के बाद कभी भी सीट शेयरिंग का मामला जो है वो आपस में तय कर लेंगे और अब वो वक्त आ गया है, लगता है कि बहुत जल्द अब एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला भी सुलझ जाएगा। विभा। बिल्कुल संजय, और देखिए जेडीयू के साथ पहले ललन सिंह के साथ मुलाकात होती है, धर्मेंद्र प्रधान की बातचीत होती है और उसके बाद इस वक्त जीतन राम मांझी के आवास पर धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी और सबसे महत्वपूर्ण दायित्व जो है धर्मेंद्र प्रधान को निभाना है और इसी मकसद से ये बातचीत जो है इस वक्त चलती हुई भी। लेकिन अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जीतन राम मांझी को कितनी सीटें दी जाती हैं, जीतन राम मांझी उस पर कितना
स्वीकार उस सीट को बनाकर रखते हैं, और क्या वो तर्क होता है जो जीतन राम मांझी की तरफ से दिया जाता है ताकि उनकी संख्या सीटों की 2020 से बढ़कर 2025 में ज्यादा नजर आए। नजर बनाकर रखिएगा संजय। और देखिए, इस वक्त आपको बताते चलें कि ये मंत्रणा, ये चिंतन मंथन का दौर जो है सीटों को लेकर सिर्फ जीतन राम मांझी के साथ नहीं हो रहा है, एनडीए में इसकी कवायद सुबह से नजर आ रही है। पहले जेडीयू के ललन सिंह से मुलाकात होना, और देखिए पटना में बीजेपी और जेडीयू की भी बड़ी बैठक जो है वो सुबह सुबह होती नजर आई है। धर्मेंद्र प्रधान के साथ ललन सिंह की बैठक, जिसमें ललन सिंह की तरफ से बातचीत जो है वो सीटों को लेकर ही बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण तौर पर हुई है। अब ये संख्या, फाइनल फिगर क्या होगी, कौन कितनी सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने जा रहा है, वो अब ये फाइनल चरण है बातचीत का, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान और ललन सिंह के बीच बातचीत हुई है। इस वक्त की जानकारी ये है कि हालांकि ये संख्या अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है, ये सामने नहीं लाई गई है, लेकिन ये मानकर चला जा रहा है कि सब कुछ बेहतर है और सम्मानजनक सीटों की बात एनडीए की तरफ से कही जा रही है कि सभी जितने भी सहयोगी दल हैं उनके साथ होगी। प्रधान जी हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, यहाँ प्रभारी बन के आए हैं, तो उनसे कटसी में औपचारिक मुलाकात करने आए थे। तो इसमें कैसा मुलाकात हुआ, तो हमारे मित्र हैं ही, तो मित्र से दो मित्र जब मिलते हैं तो अच्छी ही मुलाकात होती है। सर, चूँकि आज धर्मेंद्र जी मांझी जी से मिलने जा रहे हैं, कुशवाहा जी से भी मिलने जा रहे हैं, तो उसके पहले आपकी मुलाकात? ये हमको जानकारी नहीं है। सर, सीटों को लेकर कब तक तस्वीर साफ हो जाएगी? हमको कोई स्थिति इसकी जानकारी नहीं है। ये तय होगा जब भारतीय जनता पार्टी और जो घटक हैं उनसे साथ बातचीत कर ले, फिर हम लोग के साथ बात। तो सर, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? सब पूरा ठीक ठाक। ठीक ठाक एक बहुत ही वेग शब्द है, पूरा पुख्ता है। तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह थे और इनकी मुलाकात हुई धर्मेंद्र प्रधान से। उन्होंने अपने अंदाज में बोला कि सब कुछ ठीक ठाक है, सीमेंटेड है, और जाहिर तौर पे इन्होंने खुलकर अभी कुछ नहीं बताया, लेकिन एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई और उम्मीद है कि बहुत जल्द एनडीए में सीटों का जो बंटवारा है वो भी हो जाएगा। तो ऋतुराज सिन्हा है बीजेपी के नेता, और उनके आवास पे धर्मेंद्र प्रधान और ललन सिंह की महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है, और उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द एनडीए में सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। कैमरामैन संत के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो केंद्रीय मंत्री आप ललन सिंह को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि ठीक ठाक नहीं है भाई, सब कुछ पुख्ता है, और सीटों की संख्या को जहां तक लेकर सवाल है तो उस पर बहुत जल्द ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन 2020 में क्या था प्रदर्शन? बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी, 74 सीटें जीती है, और वोट प्रतिशत जो है वो 19.46% रहा, जबकि जेडीयू 115 सीटों पर बड़े भाई की भूमिका में नजर आई थी, 43 सीटें जीती और 15.39% वोट उसे हासिल हुए थे। और ऐसे में अब देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरजेडी पर जोरदार और करारा हमला करते हुए कहा है कि शासनकाल जरा याद कीजिए जंगल राज का। उन्होंने कहा कि 1990 से 2005 में क्या स्थिति थी। नित्यानंद राय की तरफ से आरजेडी के शासनकाल पर जोरदार हमला किया गया। कहा गया 1990 और 2005 जनता भूली नहीं है कि उस वक्त जंगल राज वाली स्थिति थी। 15 अराजकता का प्रतीक वो वक्त रहा था, और याद इस बात को जनता जैसे करती है सिहर उठती है। नित्यानंद राय ने आंकड़ों का हवाला दिया, आरजेडी पर निशाना साधा और कहा कि 32,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं, 18,136 से ज्यादा हत्याएं होती हैं, 59 बड़े नरसंहार होते हैं, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और आम नागरिक तक का अपहरण बहुत आम बात थी। सोचकर आज भी कांप उठती है। उस 15 वर्षों के राजद के शासन काल में हत्या, अपहरण, नरसंहार और बलात्कार, इसी रूप में उस जंगल राज को लोग जानते हैं, और यही राजद के शासन काल की पहचान रही है। आप गौर करेंगे कि उन 15 वर्षों में 32,000 से ज्यादा अपहरण की घटनाएं घटी। स्कूली बच्चों का अपहरण,
माताओं बहनें बेटियों का अपहरण, डॉक्टर इंजीनियर व्यापारी और किसानों का भी अपहरण, यानी उस समय अपहरण का उद्योग था उस जंगल राज में। तो आरजेडी का शासनकाल जंगल राज का शासनकाल था और इसीलिए जनता ऐसे शासन को एक बार फिर से कभी नहीं स्वीकार करेगी। नित्यानंद राय की तरफ से आरजेडी पर जोरदार हमला किया गया। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। 4 दिन पहले ही अमित शाह जी के विभाग ने एनसीआरबी का आंकड़ा जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि हत्या के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर यूपी है। सीएजी ने कुछ ही दिन पहले एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया कि 71,000 करोड़ का गबन हो गया। 1,000 करोड़ के सृजन घोटाले की जांच बिहार सरकार और मोदी सरकार ने बंद कर रखी है। नल जल योजना में आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, जो 1 लाख करोड़ से भी अधिक का घोटाला है। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो नित्यानंद राय जी, कुछ आंकड़े सच्चे भी रख दीजिए इस देश के सामने। माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि आरजेडी ने अपहरण को उद्योग का दर्जा दिया था। उनके 15 सालों के शासनकाल में 32,000 से अधिक अपहरण, 118 से अधिक नरसंहार, लाखों हत्याएं और न जाने क्या क्या हुआ था। बहु बेटियां घर में डरी सहमी रहती थी, पुरुष भी घर से निकलना नहीं चाहते थे। उनके शासनकाल में जो पलायन बिहार में शुरू हुआ, जिसका दंश बिहार आज तक झेल रहा है। माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, ये तो मात्र राजद शासनकाल के वानगी के रूप में उदाहरण पेश कर रहे हैं। उस दरमियान जो अन्य तरह की घटनाएं घटित हुई थी, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के बारे में जो बदनुमा दाग लगाया था, उस घटना को याद कर आज भी बिहार वासी सिहर उठते हैं। इसलिए नित्यानंद राय जी जो कह रहे हैं, बिल्कुल राजद के चरित्र को उजागर करते हुए उनके शासन को पुनः न बिहार में लौट आए, इसके लिए बिहार की जनता को सचेत कर रहे हैं। इधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी आरजेडी के शासनकाल पर जमकर निशाना साधा है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा गया और कहा गया कि अब बिहार सुशासन राज में दोबारा, और देखिए किस तरीके से ये पोस्ट जो है किया जाता है। अब कह रहा है बिहार सुशासन राज में दोबारा नहीं आएगी जंगल राज वाली राजद सरकार, ये पोस्ट किया जाता है। बिहार में अभी चुनाव की घोषणा भले ही नहीं हुई हो, लेकिन सियासी वार और पलटवार का दौर इस वक्त बेहद तेज है। इसी बीच जब कांग्रेस ने बिहार के एनडीए सरकार से 20 सालों के काम का हिसाब मांगा, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू परिवार से लेकर कांग्रेस सबको लपेटे में ले लिया। बिहार चुनाव बेहद अहम मोड़ पर पहुंच गया है, जहां कांग्रेस बिहार सरकार से 20 साल के काम का हिसाब देने की मांग कर रही है, जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पहले आरजेडी से 15 साल और कांग्रेस से यूपीए की 10 साल की सरकार के कामकाज का हिसाब देने की बात कह दी है। यूपीए सरकार के केंद्र में 10 साल का वो हिसाब दे और जनता को हम 11 साल का हिसाब। अब बिहार में 15 साल की लालू जी की सरकार का हिसाब दे और हम यहाँ 20 साल का देंगे। उधर बीजेपी और जेडीयू ने कांग्रेस के सवाल पर पलटवार करते हुए न सिर्फ राहुल गांधी को नॉन सीरियस नेता बता दिया, बल्कि विदेश में भारत की छवि खराब करने का आरोप लगा दिया। देखिए, राहुल गांधी एक नॉन सीरियस, नॉन पॉलिटिकल नेता हैं, जिनको देश के लोगों की आवश्यकताएं, जरूरत और राष्ट्र की विविधता के विषय में आज भी जानकारी नहीं है। ही इज नॉन सीरियस, नॉन पॉलिटिकल लीडर, जिनको ऐसा लगता है कि पूरा देश आज भी उनके परिवार की जागीर है। आपको देश और बिहार की जनता नॉन सीरियस लीडर समझती है, क्योंकि गिरिराज सिंह जी ने ठीक ही कहा है कि आप तो हर 10 दिन में विदेश चले जाते हैं, आपको तो विदेश का ही चुनाव लड़ लेना चाहिए। आप जैसे गैर जिम्मेदार विपक्ष के नेता इस देश के लिए दुर्भाग्य है। वहीं गिरिराज सिंह के बयान पर कांग्रेस ने
उनसे उनके विभाग के कामकाज का हिसाब मांगते हुए कहा कि वो सिर्फ ऐसी बयानबाजी करने के लिए मंत्री बने हैं। मैंने गिरिराज सिंह जी से एक प्रश्न पूछा था कि आप केंद्र सरकार में इतने लंबे अरसे से मंत्री हैं, आप बताइए कि आपके विभाग से बिहार को आज तक क्या मिला। उनका जवाब नहीं आया क्योंकि कुछ मिला ही नहीं। जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आता जाएगा, ये बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो जाएगा। ऐसे में जनता किसके काम पर भरोसा जताती है, ये चुनावी नतीजे से साफ हो जाएगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है और मुलाकातों का दौर भी चल रहा है। ललन सिंह और धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात अब से थोड़ी देर पहले ही हुई है और दोनों की मुलाकात की जो तस्वीरें हैं, वो तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जिसमें ललन सिंह आपको दिख रहे होंगे, धर्मेंद्र प्रधान दिख रहे होंगे। हालांकि ललन सिंह ने कहा कि ये मुलाकात एक दोस्ताना मुलाकात थी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री रहते हुए हम एक दूसरे के साथ हमेशा मिलते जुलते हैं और दोस्तों के नाते ये मुलाकात हुई थी। इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि निर्वाचन आयोग चुनाव कराती है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ईवीएम लाए थे और जब से ईवीएम आई तभी से देश के चुनाव निष्पक्ष हो गए थे। आज निर्वाचन आयोग इसका दायित्व निभा रहा है। अब बिहार में सुशासन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराती है। आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं वो पूरा देश जानता है कि जब से सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ईवीएम लाया तब से एकदम निष्पक्ष चुनाव हो गया। चाहे वो यूपीए की सरकार बनी हो, एनडीए की सरकार बनी हो, भाजपा की सरकार बनी हो, आज इलेक्शन कमीशन इसका दायित्व निभा रहा है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।